इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह पाइथन के अंदर पाइचार्म को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम जो है इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे और उसके बाद फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। मैं माई पाइथन वर्क में अपने पास अपने फोल्डर में एक न्यू पाइथन फाइल में बना लेता हूँ। इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल constructs.py। ओके, यहाँ पर हम कुछ कोड लिखते हैं और इफ एल्स की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वेरिएबल है a इक्वल्स 78 एंड b इक्वल्स टू 89। इस तरह आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, या पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं a, b इक्वल्स टू 78, 98। तो ये भी a जो है वो 78 असाइन हो जाएगा a को, और b को 98 असाइन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये दोनों वेरिएबल बन गए। फिर हम इफ़ कंस्ट्रक्ट पर काम करना चाहते हैं तो सिंटैक्स से आप लिखेंगे इफ़ और स्पेस देकर आप बगैर किसी ब्रैकेट के डायरेक्टली कंडीशन बताएंगे। अब कंडीशन में होता है कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं कि भाई इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो, कॉलन मैंने लगाया तो यहाँ पर ये स्कोप इसका जनरेट हो गया। अब टैब के साथ अगर यहाँ लिखूँगा तो ये शामिल नहीं होगा इफ़ के अंदर। जब मैं टैब दे के यहाँ लिखूँगा इंडेंट करके तो फिर ये चीज़ शामिल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता है तो मैंने कहा जी प्रिंट कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल a इज़ ग्रेटर दैन b। ठीक है भाई, ये मैंने एक कमेंट किया। अब अगर मैं कोई और कंडीशन भी चेक करना चाहता हूँ तो मैं एलिफ लिख सकता हूँ। ठीक है, एलिफ मतलब एक और कंडीशन, इफ़ a इक्वल्स b, अगर ये दोनों बराबर हो तो फिर क्या प्रिंट हो, फिर प्रिंट ये हो कि a इज़ इक्वल्स बी। ठीक है, एंड थर्ड हमने कहा एल्स, जो हमारी सिचुएशन है उसमें ये आ जाएगा इज़ लेस देन बी। ठीक है, ये हमारा एक पूरा हमने कंस्ट्रक्ट बना लिया जहाँ पर हम दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं और इफ़ और एलिफ और एल्स करके तीनों जो हमने इसके ब्लॉक है उनको डिक्लेयर किया। एप्लीकेशन को हम रन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को पाइचार्म में रन करने के लिए आप ये प्रेस कर सकते हैं बटन, या फिर शिफ्ट F10 दबाकर भी आप रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो आंसर हमारे पास आया a इज़ लेस देन b, बिकॉज 78 ना b से बड़ा होता है और ना b के बराबर होता है, तो एल्स हमारे पास चल गया। तो आंसर हमारे पास आया a इज़ लेस देन b, राइट। और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह दूँ कि b इज़ ग्रेटर देन a, तो बेसिकली फिर ये इफ़ चल जाएगा। ठीक है, और अगर बराबर कर देंगे तो फिर ये इक्वल वाला चल जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर ये खैर कंडीशन है, अब हमारी हम जो दिल चाहे यहाँ पर लिखें। इस तरह से मैंने लिखा और अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो b इज़ ग्रेटर देन है, राइट। और अगर हम यहाँ इसको बराबर कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी 98 हो और b भी 98 हो, तो फिर जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो a इज़ इक्वल्स b। ओके, तो हमारे पास इफ़ एलिफ और एल्स कंस्ट्रक्ट हमने देख लिया। कि हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेस्टिंग इफ़ या नेस्टेड इफ़ कह लें आप इसको, नेस्टेड इफ़ लगाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा अगर a b से बड़ा है तो फिर ये चेक किया जाए कि अगर a छोटा है 100 से, ठीक है, तो अब इसकी जो प्रिंटिंग है, जो इसका जो भी इस ब्लॉक के अंदर काम करना है वो इसका इंडेंट होकर काम होगा डेफिनेटली, और यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट की बजाय इस्तेमाल होगा। अब ये ब्रैकेट लगाना एक्चुअली हमारी आदत है, जो लोग PHP या C# या दीगर लैंग्वेज पर काम करते हैं उनको आदत होती है। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है सिंटैक्स पे अपग्रेड होने के लिए पाइथन में, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर a 100 से छोटा हो तो फिर यहाँ पर प्रिंटिंग में आ जाए a इज़ लेस देन 100। ठीक है, और यहाँ पर भी अब आप एलिफ या एल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर 100 से छोटा ना हो तो फिर आ जाए a इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो अब ये भी हमारे पास है। तो ये इफ़ एक ब्लॉक है, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड इफ़ है, एल्स इफ़ है, और ये एलिफ इस वाले का इफ़ है। इस तरह भी काम हो सकता है। अब हम इसको चलाते हैं तो अब देखिए a इक्वल्स b, हमारे पर डायरेक्टली ये वाला कंस्ट्रक्ट चल गया। जब ये वाला पोर्शन रन हुआ तो डेफिनेटली ये फॉल्स था, तो ये वाला एरिया भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सका। अगर हम इसको यूँ कर लें कि b को हम क्या ज़्यादा कर देते हैं, b 980 कर देते हैं। अब हम चलाते हैं प्रोग्राम तो देखें b इज़ ग्रेटर देन a
एंड ए इज़ लेस देन 100, तो यहाँ पर ये वाला एल्स भी हमारा रन हो गया, राइट। ये वाली बात ट्रू थी तो इस ब्लॉक के अंदर आ गया पूरे, और फिर इस ब्लॉक में ये वाली बात फॉल्स, तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी लेस देन है ना, हाँ ये वाली बात ट्रू थी, ए लेस देन 100 है, तो ये बात भी ठीक। नाउ हम लूप्स की बात करेंगे, ठीक है। पाइथन के अंदर हमारे पास फॉर और वाइल का जो लूप है वो कसरत से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा, लूपिंग नॉर्मली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें आइट्रेट करना होता है, जब हमें कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रन करना होता है फॉर सर्टेन टाइम, कि भाई 10 बार चलाना है या 20 बार चलाना है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, फिर हर एक को चेक करना है, तो उस पर हम लूप चला सकते हैं। या मेरे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है, वो मैं रीड कर रहा हूँ, तो हर रिकॉर्ड के अंदर कोई टेस्ट हमने करना है, तो उस पूरी डेटाबेस के जो हमारे पास क्यूरी होगी, जो हमें रिजल्ट सेट मिल रहा होगा, उस पर हम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो हमेशा हम लूप चलाते हैं जब हमारे पास कोई आइट्रेशन का माहौल हो, जहाँ पर हमें चीज़ों को आइट्रेट करना हो, ठीक है। सो इसके लिए नॉर्मली हम ये काम कर लेते हैं कि हम जो है वो एक रेंज दे देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपने लूप को चलाना है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, अगर हम एक कंपाउंड टाइप वेरिएबल बना लें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई रन्स के नाम से मैंने एक एरे बना ली, 10, 0, 63, 51, 32 और 98 और 1, ठीक है। ये मेरी फॉर एग्जांपल एक रन्स की एरे है, ठीक है। अब मैं पहले तो इन सबको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल तरीका कि एक ही साथ ये प्रिंट हो जाए, तो हम कहते हैं भाई प्रिंट, और प्रिंट में हम रन्स को पास कर देते हैं। जब हम रन करते हैं तो पाइथन में अच्छी बात यह है कि पाइथन इस पूरे कंपाउंड वेरिएबल को भी एक साथ प्रिंट कर देता है, लेकिन ये हमें दिख भी एक वेरिएबल की तरह, एक एरे की तरह ही रहा है। अब इसको हम इंडिविजुअली इस्तेमाल करना है, तो हम इसमें से फिर एलिमेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल रन्स में से 0 एलिमेंट पे क्या है, तो 0 एलिमेंट पे रन्स में से 10 रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा एलिमेंट नंबर 4 कौन सा है, तो एलिमेंट नंबर 4 हमारे पास 32 है, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, ये हमारे पास एक एक एलिमेंट 10, 0, 63, 51, 32, 98 और 1 ये सब अलग अलग जो है वो प्रिंट हो जाएं, ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 करके अलग अलग प्रिंट हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आइट्रेट करना पड़ेगा इस पूरे लूप के अंदर। तो इस आइट्रेशन के लिए हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन है वो है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं फॉर, कोई भी हम एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं, हम एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं किसी भी नाम से, जो कि हमारे पास एज अ रीडर काम करेगा वैल्यूज़ के। तो मैंने कहा भाई फॉर ए, अब ये ए मेरा वेरिएबल है इस लूप का, और इन का कीवर्ड, इन कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इन के बाद फिर मैंने बताया कि भाई कहाँ से पढ़ना है, मैंने कहा जी रन्स, रन्स में से सारा एक एक एलिमेंट उठा के ए में रखते जाए। फॉर ए इन रन्स, रन्स में से हर एलिमेंट ए में रखा जाएगा, पहले पहला एलिमेंट रखा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक पूरी एरे ख़त्म नहीं हो जाती। और वही हम ब्लॉक में आ गए, जैसे हमने कॉर्नर लगाया, अब हम इंडेंटेशन करके ब्लॉक में आ गए। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कुछ भी करना चाहते हैं, मैं पहले प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जी प्रिंट करते हैं ए को। तो जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपके सामने नज़र आएगा पूरा एरे यहाँ पर प्रिंट होता हुआ। ये देखें 10 है, फिर 0 है, फिर 63 है, फिर 51 है, फिर 32 है, फिर 98 है और फिर 1 है। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है वो हमें पता चल गया कि एरे में क्या क्या एलिमेंट इंडिविजुअली मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट ये है कि भाई आपने क्या करना है, आपने सम देना है कि भाई इन टोटल रन्स का सम कितना बनता है, और फिर उसके बाद एवरेज निकालना है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सम इक्वल टू 0 करके बना लिया पहले, ठीक है वेरिएबल। और मैंने लूप के अंदर जाके कहा कि सम इक्वल टू, जो सम की पुरानी वैल्यू हो उसमें ए को प्लस करते चले जाना, ठीक है, और फिर दोबारा सम के बराबर कर देना। तो इसने क्या होगा, पहले 0 है तो प्लस 10 हो जाएगा, फिर प्लस 0 हो जाएगा, फिर प्लस 63, फिर प्लस 51। तो इस तरह पूरी एरे मेरी सम के वेरिएबल में आ जाएगी। और जब ये आ गई तो उसके बाद फिर मैंने प्रिंट कर दिया सम को, ठीक है नहीं। देखें तो जो टोटल सम आ रहा है हमारे रन्स का, वो आ रहा है 255, ठीक है। दिस इज़ हाउ कि मैंने लूप के अंदर एक वेरिएबल बना के सम कर लिया उसी चीज़ को। आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि मैंने जो ये वाली प्रिंटिंग की है, ये मैंने वापस इंडेंटेशन को ख़त्म करके फिर की है, ताकि लूप का हिस्सा ना बने। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँगा तो ये हर बार सम प्रिंट करता जाएगा मेरे पास, और लूप के अंदर ही ये काम कर रहा होगा। आप देख लेते हैं, ये देखें, अब इससे पहले 10 प्रिंट किया, पहले से सम किया 10 और फिर प्रिंट कर दिया, फिर प्लस 0 हुआ, फिर प्रिंट कर दिया, प्लस 63 हुआ तो 73 बन गया,
प्लस 51 हुआ तो 124 बन गया, प्लस 32 हुआ तो 156 बन गया। ठीक है, तो इस तरह इसने फिर हर बार प्रिंटिंग की क्योंकि ये लूप के अंदर है। और अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो अब ये लूप से बाहर हो गया। देखें अब वो सिर्फ टोटल आउटपुट दे रहा है मैं फाइनल लूप ख़त्म होने के बाद। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये हमने इस तरह से प्रिंटिंग कर ली। अब हमें फॉर एग्जांपल एक काम करना है लूप में, हमें पता ये करना है कि कितनी 50s हुई या कितना जो है वो लोग ज़ीरो पे आउट हुए। तो ये हम एक तरह की एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमने कभी डक्स जो है, डक कहते हैं ना इसको ज़ीरो पे आउट होने को, हमने कभी डक्स जो है वो ज़ीरो है फ़िलहाल स्टार्टिंग में। इसी तरह मैंने कहा भाई 50 की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो है और 100 की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो है। 100 को हम सेंचुरी कह लेते हैं जो क्रिकेट की टर्म है। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये है और हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो ऊपर पूरी रन्स की एरे है उसमें कितनी 50s बनी है, कितने डक्स हैं और कितनी जो है वो सेंचुरी हुई है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। हमने कहा भाई इफ़ लगा लिया हमने लूप के अंदर। अगर ए की वैल्यू बड़ी हो 100 से, अगर ए की वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, हम सेंचुरी को प्लस कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे सेंचुरी के अंदर। ठीक है जी। एलिफ मैंने कहा अगर ए की वैल्यू बड़ी हो 50 से, ठीक है, तो हम 50 को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि 50 वाला वेरिएबल 1 से बढ़ जाए। ठीक है, और लास्ट में मैंने कहा एलिफ ए इक्वल्स 0, तो आप डक्स को इंक्रीमेंट दे देना। ठीक है, तो जब जो वैल्यू भी जिस हिसाब से मिलेगी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 3 हमारी कंडीशंस हो गई। ठीक है, समझ आ रही है? लूप चला, लूप पूरी की पूरी हमारी एरे पे चलेगा। सबसे पहले वो 10 को चेक करेगा, ए में 10 आएगा। अब देखो 10 0 से 100 से बड़ा होता है, नहीं होता, बात ख़त्म। 50 से बड़ा होता है, नहीं होता, बात ख़त्म। और 0 के बराबर होता है, नहीं होता, तो कोई कहीं काउंट नहीं पड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा 0 पे, तो ये वाली बात भी फॉल्स है, ये वाली बात भी फॉल्स है, ये वाली बात ट्रू है, तो डक में इजाफा हो जाएगा, डक हो जाएगा 1। ठीक है, जब 63 आएगा तो 63 में ये वाली बात फॉल्स है, लेकिन ये वाली बात ट्रू है, तो 50 में भी इजाफा हो जाएगा। 51 में भी ये वाली कंडीशन है, 32 में कोई कंडीशन पास नहीं हो रही, 98 में भी ये वाली कंडीशन है और 1 में भी कोई कंडीशन पास नहीं हो रही। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 50s हो जाएंगी, बाकी कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें ज़ीरो ही रहेंगी। तो अब हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रिंट करते हैं टोटल डक्स, और टोटल डक्स जो है हमारे पास वो है डक्स के वेरिएबल में। ठीक है, टोटल डक्स कितने हुए। ठीक है, फिर हमने कहा प्रिंट टोटल 50s, में आ गई। फिर हमने कहा सेंचुरी, सेंचुरीज। ठीक है, प्रोग्राम चलाते हैं तो देखें हमारे पास टोटल डक्स आ गए। एक डक पे आउट हुआ है हमारा प्लेयर, ये देख लें आप, 1 0 है। और टोटल 50s है 3, क्योंकि 1 2 और ये 3 50s हैं। और टोटल जो सेंचुरी है वो 0 है। ठीक है, हम थोड़ा सा एरे को चेंज कर लेते हैं। हम एरे में इसको 102 कर देते हैं और एक और 0 पे आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं चलाकर। तो देखो अब हमारे पास डक होगा 2, क्योंकि 2 डक हैं, 50s हो गई 3 और एक सेंचुरी भी हो गई। सही है भाई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेंज में आपके पास 2,200 दे देता हूँ। ठीक, तो देखें अब यहाँ पर 2 से लेकर 200 तक के नंबर जनरेट हुए, ये रेंज है हमारी। ठीक है जी, और उसमें डक्स एक भी नहीं आया क्योंकि 2 से शुरू होता, डक कोई था ही नहीं। 50s 50 बार हुई। ठीक है, तो 51 से लेकर जो 99 100 तक की वैल्यू होगी वो काउंट हो गई 50 वाले एरिया में, और जो 101 से लेकर 200 तक की वैल्यूज है वो सारी सेंचुरीज़ में काउंट हो गई। ठीक है, अगर हम इसको 0 से शुरू करें तो देखो एक डक भी मिलेगा फिर हमें। ठीक है, एक डक हो गया। और अगर 0 से लेकर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 5 तक ले जाएं तो देखो इसमें सिर्फ एक डक ही मिलेगा हमें। सही, और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज है 0 से 5, तो इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होती है रेंज कि आप यहाँ पर कोई भी एक रेंज दे देंगे, इनके दरमियान जो नंबर्स हैं उनको पास उन्हीं को वो पढ़े। ठीक है, तो रेंज हम किसी भी तरह की दे सकते हैं। ठीक, अगर हम डायरेक्ट 10 लिखेंगे या डायरेक्ट कोई नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिख दिया
120, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 120 तक चलेगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया 3,6, तो अब ये 3 से लेकर 6 तक चलेगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर मैंने कह दिया कि भाई ये चलना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेकर और 200 तक चलना चाहिए, लेकिन तीसरा इसका आर्ग्यूमेंट होता है स्टेप, कि आप स्टेप बता दें कितने स्टेप इसने लेने। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप होता है कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 200 तक चला जाए, लेकिन अगर मैंने 2 दे दिया तो ये सिर्फ इवन नंबर जनरेट करेगा, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह ही जंप करेगा, ठीक है। अगर मैंने 3 नंबर दे दिया तो अब ये 3 का जंप करेगा, 0 के बाद ये 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितनी 50s बनेंगी। देखो एक डक है, 17 50s बनी और 33 सेंचुरी बनी। अब ये अगर आप देखना चाहते हैं कि रेंज में हमें मिल क्या रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऊपर इसका एग्जाम्पल कर देते हैं करके, जितने में आप पता। और हमने जो है इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो एक कमेंट हो गया ताकि चले ए इक्वल्स टू रेंज ए, ताकि वो उसकी लिस्ट बनाए, ठीक है। देखिए ये लिस्ट बनाई इसने, तो 0 के बाद 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, तो ये आपने देखा कि ये इसने पूरी एक हमारे रेंज बनाकर लिस्ट कर दी, ठीक है। अगर हम इसकी जंप कर दें फॉर एग्जांपल 32 की जंप दे दें, तो अब देखो ये 32 की रेंज बनाएगा, 0 के बाद 32 फिर 64 फिर 96 फिर 128 फिर 160, ठीक है भाई। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कंप्यूटर मेमोरी की लिमिट होती है ना भाई, कंप्यूटर मेमोरी जाती है 8 पे, ठीक है। अब 1000 हमारे पास जो है वो बाइट हैं, तो क्या उसमें बनेगा, देखो 0, 8, 16, 24, 32, ठीक है। तो ये इसके पास यही रेंज बनी, ठीक है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो रेंज हम जिस तरह भी रेंज बना लेते हैं, तो इससे भी आप कई सारे जो है वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट का प्रोग्राम इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम आप इससे बना सकते हैं कि क्या आएगा इतने बाद, इसके बाद कितना बन जाएगा ये रेंज, हो जब यहाँ तक पहुँचेगी तो क्या बन जाएगा, रेशो के प्रोग्राम इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो रेंज का मेथड बड़ा अच्छा है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और लूप है जिसका हम जिक्र करेंगे, ठीक है, वो है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है और कैसे इस पर काम करते हैं। वाइल लूप भी आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइल के आगे आपके पास एक एक्सप्रेशन होती है कि जब तक वो ट्रू है तब तक वाइल चलता है, ठीक है। तो हमने कहा जी वाइल, मैंने कहा जी 1 बराबर है 1 के, तो ये बात हो गई ट्रू, ठीक है जी, ये बात ट्रू हो गई। और मैंने कहा जी प्रिंट कर दें फॉर एग्जांपल अफनान, ठीक है जी। मैंने कहा वाइल 1 = 1 प्रिंट कर दें अफनान, तो देखो ये एक इन्फाइनाइट लूप है, ये चलता ही चला जाएगा, अफनान मुस्तकिल तौर पे चल रहा है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि ये हमारे प्रोसेसर को ख़राब ना करे, ठीक है। तो देखो ये बात ट्रू है ना, हमेशा ही ट्रू है, 1 = 1 ही होता है। तो जब तक ये बात ट्रू है तो ये हमारे पास एप्लीकेशन रन होती रहेगी, ठीक है। तो एक्चुअली इस चीज़ से वाइल इस तरह से काम करता है, ये बात ट्रू है जब तक, तब तक वाइल काम करेगा। तो हम इससे भी लूप बना लेते हैं रेंज के अंदर, अगर हम कोई लूप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी i = 0, i की इब्तदाई वैल्यू 0 है। फिर मैंने कहा जब तक i < 100 है या <10 है तब तक प्रिंटिंग करना अफनान की, ठीक है। और मैंने i को इंक्रीमेंट भी दे दिया इसी के अंदर, ताकि ये ख़त्म भी हो ना, लूप ख़त्म भी हो, 1, 2, 3, 4 जैसी वो 11 होगा लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने सिर्फ 10 बार प्रिंटिंग की, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें कि भी i को ही प्रिंट कर दें तो हम ये i को प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो i की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही प्रिंट हुई, 0 उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और 9 उसकी एंडिंग वैल्यू, क्योंकि 10 पे जाके ये लूप ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे ही 10 i की वैल्यू 10 हुई तो 10 < 10 नहीं होता, लूप ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से हम वाइल का लूप लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, क्या आप जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर अगर असाइनमेंट देना चाहूँ i = i+1, ठीक है, ये असाइनमेंट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी कि यहाँ ये अलाउ करता है, नहीं यहाँ अलाउ नहीं करता, ये पाइथन है, ठीक है। ये तरीका ठीक है, ठीक। हमारे पास जो है वो हमने वाइल का लूप देखा, वाइल कैसे काम करता है, ठीक है। वाइल के अंदर भी आप जो है वो कोई भी कंडीशन दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वाइल चलता रहता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वाइल स्टॉप हो जाता है। अगर मैं कहूँ वाइल 1 = 0, जब तक 1 0 के बराबर है तब तक ये काम करना, तो कितनी बार i प्रिंट होगा जी। जी ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, उसकी रीज़न है कि 1 = 0, ये बात पहले ही फॉल्स हो गई तो बात ख़त्म हो गई। देखो हमारा प्रोग्राम कोई प्रिंटिंग कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है।
प्रोग्राम चला, कोई आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइल 1 इक्वल टू 0, जब 1 के 0 के बराबर होता है तो 1 तो 0 के बराबर होता ही नहीं कभी भी, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये हमारा वाइल का लूप था। ठीक है, हमने वाइल का लूप यहाँ ले लिया। ठीक है, अब वाइल के लूप से हम कर क्या सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे नाम है उसका फ्रेंड्स। ठीक है, अब उस एरे में मेरे दोस्तों के नाम लिखे हैं, मैं चाहता हूँ सारे दोस्तों की लिस्ट बनकर आ जाए। ठीक है, दोस्त हैं मेरे 3, एक दोस्त है मेरे ताहिर अजीज़, ठीक है जी, एक दोस्त है मेरे असदुल नबी, ठीक है, एक दोस्त है मेरे फॉर एग्जांपल मुइज़। ठीक है, अभी 3 दोस्त हैं हमारे। अब मैंने कहा एक वेरिएबल बना लिया मैंने i इक्वल्स टू 0, और मैंने कहा जब तक i लेस देन 3 है, लेस देन 3 से मुराद देखो 0 1 2। ठीक है, ये 3 एलिमेंट की एरे ना, तो लेस देन 3 रखना। जब तक i लेस देन 3 है तब तक करना क्या? करना भाई ये कि आपने लिखना है फ्रेंड्स वाले एरे में से i की जो वैल्यू है वो वाला एलिमेंट आपने प्रिंट करना है, फिर i को इंक्रीमेंट करना है। मतलब जब फ्रेंड्स वाले एरे में से पहले 0 पढ़ा जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा तो 1 पढ़ा जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, 2 पढ़ा जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोग्राम मैंने चलाया और मेरे सारे दोस्तों के नाम यहाँ प्रिंट हो गए। ठीक है भाई, जो मेरी लिस्ट थी उसके मुताबिक। ठीक है, ऑलराइट, तो वाइल का लूप हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो है आप वाइल के साथ भी इफ एल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इफ एल्स वाइल के अंदर लिखें, इफ़ के अंदर वाइल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक चीज़ और होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती हैं बेसिकली? जंप स्टेटमेंट कहते हैं मैंने, जंप स्टेटमेंट में ब्रेक है। ब्रेक क्या करता है? आपके लूप को किसी भी लूप को जो है फौरी तौर पर ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लूप को, या लूप बिल्कुल ठीक है, i इज़ लेस देन 3 है, बिल्कुल सही है, 3 बार चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ब्रेक, ठीक है, मैंने लिख दिया ब्रेक, अब क्या होगा? प्रोग्राम चला और ख़त्म, लूप मज़ीद बढ़ा ही नहीं आगे। क्या मतलब? लूप स्टार्ट हुआ, i लेस देन 3 होता है, हाँ जी होता है, ब्रेक ख़त्म हो गया, लूप बाहर आ गया प्रोग्राम से, क्योंकि आगे प्रोग्राम में कुछ लिखा हुआ नहीं तो वो काम हुआ ही नहीं। अगर आगे मैं लिख दूं कुछ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है जी, यहाँ हमने खुद ही प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। तो देखो अब जैसे ही हम चलाएंगे, ब्रेक क्या करेगा? लूप को ख़त्म कर देगा। ओके, व्हाट इज़ द इशू? अच्छा, वो ABC को चला लिया उसने, सॉरी, मैं इसको रन करता हूँ हमारे वाले प्रोग्राम को। तो देखिए डायरेक्ट एंड ऑफ प्रोग्राम पे आ गया। ठीक है, डायरेक्ट वो एंड ऑफ प्रोग्राम पे आ गया, उससे लूप के अंदर कोई काम ही नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि लूप चला और ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक हुआ ये बाहर आ गया और यहाँ से ही प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, अगर मैं इस ब्रेक को किसी कंडीशन में रखूँ, क्या मतलब भाई? देखें कि मैंने कहा अगर i की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 हो तब ब्रेक करना, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है, जब i की वैल्यू 2 हो तो ब्रेक कर देना, अदरवाइज़ अपना काम करते रहना। तो देखो प्रोग्राम किया हमने, तो देखो ताहिर अजीज़ 0 पर था, प्रिंट हो गया, असद नबी 1 पर था, प्रिंट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 2 ही प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, ये ब्रेक स्टेटमेंट हमारी लूप की अनकंडीशनल कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक किसी बेस के ऊपर आपको बाहर लेके चले जाते हैं प्रोग्राम से। ठीक है, इसी तरह एक और है, फॉर एग्जांपल मैंने कभी जब i की वैल्यू 1 हो तब प्रिंटिंग नहीं करना। तो देखो अब क्या होगा? अब वो ताहिर अजीज़ को उसने 0 पे प्रिंट किया और जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई, असद नबी प्रिंट होने वाला था, वहीं से वो ब्रेक हो गया, लूप ही ख़त्म, बाहर आ गया। ठीक, लूप ख़त्म हो गया।